हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने सेपरेशन बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के 5 प्रोसेस पढ़ लिए थे और जो लास्ट प्रोसेस था सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन वो रह गया था। तो इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे और लास्ट के जो हमारे पास 2 प्रोसेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सेपरेटिंग 2 लिक्विड्स, उसको कवर कर लेंगे। तो आज ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की थ्योरी की, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और मैंने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का मैटर अराउंड अस वो कट चुका है, बट एक्चुअल में वो कटा नहीं है। ठीक है। जो लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस आई हैं उससे मेरे को पता चला है कि जो चैप्टर है वो आ रहा है, वो सिलेबस में है। तो चैप्टर नंबर 2 कराने के बाद मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा दूँगा। ठीक है। तो अभी आप चैप्टर 2 के नोट्स पहले बना सकते हैं, अगर आपने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो नहीं बनाए हैं तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, पहले चैप्टर 1 के बना लेना, उसके बाद कर लेना, दैट्स अप टू यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 6th जो प्रोसेस था वो था सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। अब सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन में अगर आपको बेसिक बता दूं इसका, तो ये जस्ट लाइक इवेपोरेशन है। बट इवेपोरेशन में हमारे पास क्या था कि जैसे हम वाटर और सॉल्ट को ले रहे हैं, तो जब हम इसको इवेपोरेट करते हैं तो सॉल्ट नीचे बच जाता है और वाटर वेपराइज होके चला जाता है। बट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमें वाटर की भी ज़रूरत होती है, मतलब वाटर ज़रूरी नहीं है, कोई भी जो लिक्विड है वो भी इंपॉर्टेंट है, हमें वो भी वापस चाहिए। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन का। ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक मिनट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर्स टू गेट बैक लिक्विड। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ तक तो इवेपोरेशन ही है, लेकिन उसके बाद हमने एक चीज़ ऐड कर दी कि वो जो वेपर्स हैं उनको कूल कर रहे हैं ताकि वो कंडेंस होकर वापस से लिक्विड बन जाए। ठीक है। ये एक बेसिक सा फ्लो चार्ट है। लिक्विड को हमने पहले क्या किया, हीट किया, इवेपोरेशन हुई, वेपर्स बन गए, फिर वेपर्स को कंडेंस किया, कूल किया, मतलब लिक्विड बन गए। तो यही डिफरेंस होता है डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन में, कि इवेपोरेशन में हम सिर्फ हीट करते हैं, वेपर्स उड़ जाते हैं, सॉल्ट बच जाता है, सॉल्ट मतलब जो भी सॉल्यूट था वो बच जाता है नीचे। एंड डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम उन वेपर्स को भी वापस इकट्ठा करते हैं बाय कंडेंसेशन। यही पॉइंट मैंने नीचे लिखा है, वी कैन यूज डिस्टिलेशन टू ऑब्टेन सॉल्ट एज वेल एज वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो सॉल्ट, ये थोड़ा देखना डायग्राम भी, मतलब मैंने इसका फिगर यहाँ पे साइड में बना रखी है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर इज प्लेस्ड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सॉल्ट वाटर को हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेते हैं। ये जो पूरा सेटअप आप साइड में डायग्राम देख पा रहे हो, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने सॉल्ट वाटर डाल दिया। अब हम इसे हीट करेंगे, तो हीट करने पे ये जो देखो ऊपर थर्मोमीटर है, हम यहाँ पे देख के टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री के आसपास हो जाएगा, हम हीट करना उसे बंद कर देंगे, मतलब हम गैस बंदी कर देंगे। तो क्या होगा, जो वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं वो वेपर्स ऊपर उठेंगे और फिर वो यहाँ से, ये जो आप नेक देख पा रहे हैं, एक मिनट, ये जो है यहाँ से वेपर्स निकल के जाएंगे वाटर कंडेंसर में। वाटर कंडेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो पानी को ठंडा करता है, सॉरी पानी कह रहा हूँ, वेपर्स को ठंडा करता है लिक्विड बनाने के लिए। कैसे करता है, देखो यहाँ से वाटर, ठंडा पानी जो है वो अंदर आता है। ठीक है। यहाँ से फ्लो करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस में अब देखो ये पूरा पानी जो है ठंडा है, तो पानी के ठंडे होने की वजह से जो अंदर वेपर्स हैं इसके, वो भी ठंडे हो जाते हैं। वो ठंडे होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होता है वाटर कंडेंसर। तो यहाँ से जब वेपर्स जाते हैं तो वो वाटर कंडेंसर के अंदर जाने की वजह से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं और वो लिक्विड इस बीकर में साइड में इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास सॉल्ट वाटर था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास प्योर वाटर है। तो यहाँ ऐसे हमने, और जैसे ही सारा पानी इस वाले बीकर में आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस डिस्टिलेशन का। ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर स्टार्ट फॉर्मिंग विच आर देन पास्ड फ्रॉम अ वाटर कंडेंसर, इट चेंजेस द वेपर्स इनटू लिक्विड फॉर्म एंड कलेक्टेड इन अ डिफरेंट बीकर। वो जो लिक्विड है वो हम दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों सॉल्ट और वाटर हमें मिल जाते हैं अलग अलग। लास्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। 2 लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, तो देखो 2 तरीके होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है मिसेबल लिक्विड्स के लिए और सेपरेटिंग फनल होता है इमिसेबल लिक्विड्स के लिए। तो सेपरेटिंग फनल में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट 2 मिसेबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन वेयर डिस्टिलेट इज़ कलेक्टेड इन फ्रैक्शंस बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। मुझे पता है डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा। ठीक है।
डायग्राम देखना और एक्सप्लेनेशन देखना। डायग्राम मैंने इसका थोड़ा नीचे बना रखा है, पहले चलो देख लेते हैं यहाँ पे। इसकी प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, दैट इज़ दे वेपराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये इसका प्रिंसिपल है। जहाँ भी मैं जिन प्रोसेस में भी मैंने ये लिखवाया ना कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये जो लाइन है या ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इस प्रोसेस का प्रिंसिपल है। कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रोमेटोग्राफी, या व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको ये सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो लिखना है, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं होता प्रिंसिपल, बट जिसके लिए होता है उसके लिए मैंने लिखवा रखा है। तो सेपरेटिंग अल्कोहल एंड वाटर, ये वाला एग्जांपल हमने ले लिया। अल्कोहल एंड वाटर एक दूसरे में अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है। तो अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज एडेड टू डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड हीटेड। अल्कोहल वाटर के मिक्सचर को हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया और हीट किया, नॉर्मल डिस्टिलेशन। अब जो चीज़ फ़र्क आता है वो आता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। आगे की थ्योरी बाद में बताऊंगा, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आपको जो ऊपर हमने डायग्राम देखा था और जो हम यहाँ डायग्राम देख रहे हैं उसमें एक ही चीज़ का फ़र्क है, एंड दैट इज़ ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है, तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। इसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, ये मतलब एक ऐसा, आप शेप तो इसकी देखी पा रहे हो, ऐसे सिलेंड्रिकल सा होता है। इसके बीच में हम डालते हैं ग्लास बीड्स। अब ग्लास बीड्स क्या करती हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ा जूम कर देता हूँ ऐसे। अब देखो यहाँ से जो अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है इसके वेपर्स बन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ये वेपर्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये जैसे वेपर्स ऊपर आएंगे यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे वाटर वेपर्स इन ग्लास बीड्स को पास करेंगे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे 80 था, थोड़ा ऊपर गया 79 हो गया, थोड़ा और ऊपर गया 78 हो गया। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। अब 78 डिग्री अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम डिस्टिलेशन में क्या करते थे, बॉइलिंग पॉइंट के पास ही आके रोक देते। जैसे वाटर था 100 डिग्री है तो हमने 100 डिग्री पे रोक दिया, बट यहाँ पे हम 100 मतलब यहाँ पे जैसे अल्कोहल का 78 है तो हम 78 पे नहीं रोकेंगे, हम उसे 2-4 डिग्री ज़्यादा पे रोकेंगे। इससे क्या होगा कि जो अल्कोहल है वो एक तो कम्प्लीटली बॉयल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बच गया, थोड़ा रह गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक तो कम्प्लीटली बॉयल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि ज़्यादा करेंगे तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा 78 हो जाएगा। अब ज़्यादा करना क्यों ज़रूरी है, मतलब देखना, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमने टेम्परेचर ज़्यादा क्यों किया। हमने टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए किया ताकि जितना भी अल्कोहल वाटर में प्रेजेंट है वो सारा एवेपोरेट हो जाए। और अब दूसरी चीज़, अब जब ज़्यादा गर्म किया है तो उसे ठंडा करने की क्या ज़रूरत है। ठंडा हमने इसलिए किया ताकि जस्ट वो अपने वेपर मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे ही रहे। जैसे 78 डिग्री है तो वो 78 भी रहे, थोड़ा सा भी ज़्यादा ना हो ऊपर आगे। क्यों ना हो, क्योंकि अब इसको पास करना है वाटर कंडेंसर से। तो वाटर कंडेंसर तो इतना बड़ा नहीं होता, तो मिनिमम टाइम लगना चाहिए उसको वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब वो एकदम अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा। अब अगर हम उसे हल्का सा भी ठंडा करते हैं तो वो वापस से लिक्विड बन जाएगा। तो इसीलिए हमने पहले टेम्परेचर बढ़ाया ताकि पूरा अल्कोहल बॉयल हो जाए, और फिर कम कर दिया क्यों, ताकि जो वेपर्स प्रोड्यूस हुए हैं वो जल्द से जल्द वापस लिक्विड में बदल जाएं, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने भी बताया है ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आया समझ में तो रिपीट करो, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो के और दोबारा से सुनो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम ये ग्लास बीड्स क्यों डालते हैं, ठीक है। थ्योरी आप लिख देना, थ्योरी से इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन याद तो थ्योरी करनी है तो वो आप लिख देना, ठीक है। डायग्राम से समझ आना ज़रूरी है। अब क्या पढ़ा हमने कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने डाला, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को डिस्टिलेशन फ्लास्क से जोड़ दिया। इट इज़ एन अरेंजमेंट विच प्रोवाइड्स वेरियस टेम्परेचर इनसाइड इट। और कैसे होता है, सबसे नीचे सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे ऊपर आते हैं वैसे वैसे वो कम होता रहता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया अभी। अल्कोहल है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर जो टॉप पे है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप पे, टॉप कौन सा है इसका, ये 78 डिग्री, ये वाला, ठीक है। जैसे ही टॉप पे बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है, द अल्कोहल वेपर्स पास इनटू द कंडेंसर। जो अल्कोहल के वेपर्स हैं वो कंडेंसर में जाते हैं, ठंडे होते हैं और एक अलग बीकर में इकट्ठा कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। एक तो एप्लीकेशन इसकी यही हो गई कि मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना, जैसे अल्कोहल वाटर, एसीटोन होता है नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन वाटर, ठीक है। ये सब का यूज़ लैब्स में सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
और क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम होता है, देखो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब कोलतार, कोलतार तो नहीं, चलो ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताया पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब पेट्रोलियम से मिलते हैं, ठीक है। तो सिंगल पेट्रोलियम को जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जब इसकी, तो उसी से हमें ये अलग अलग कंपाउंड्स, ये जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब मिलता है, तो उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इन सबको निकालने के लिए पेट्रोलियम से। लास्ट है यूज टू सेपरेट द गैसेस ऑफ एयर, एयर से गैसेस को सेपरेट करने के लिए। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है। देखो होता क्या है, प्योर एयर, देखो जो अभी हमारे आसपास एयर है वो प्योर नहीं है, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स वो सब प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जो एयर हम लेते हैं उसको पहले प्योरीफाई किया जाता है, और प्योरीफाई कैसे किया जाता है, बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज़, सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हटा के। इम्प्योरिटीज़ कैसे हटाते हैं वो सब इतना डिटेल में आपके लिए नहीं है सिलेबस में, बस आपको क्या लिखना है कि जो इम्प्योर एयर है इट इज़ फर्स्ट प्योरीफाइड, देन जो प्योर एयर है अब उसका क्या करते हैं, प्योर एयर अब हमारे पास आ गई है इम्प्योरिटीज़ हटाने के बाद। अब हम इस प्योर एयर को कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं और दोबारा से एक्सपैंड करते हैं। कंप्रेस किया मतलब देखो आप आपका जो हाथ है आप अपनी मुट्ठी बंद कर लो, आप क्या कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो। फिर इसे कूल कर दो, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी है उसको ठंडा कर दो, और फिर उसको दोबारा से खोल लो। तो पहले आप कर रहे हो कंप्रेशन, ठीक है, अब उस मशीन के अंदर हो रही है, जैसे आपका हैंड अगर आपकी मशीन है तो अगर आप बंद कर रहे हो तो कंप्रेशन हो रहा है, उस मशीन के अंदर कूलर वगैरह जो भी है कुछ लगा है जिससे ठंडा कर रही है, और फिर आप दोबारा से अपने हाथ को खोल रहे हो, वो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। कंप्रेशन, कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन। इससे क्या होता है, जो ये प्योर एयर है हमारे पास, ये लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड एयर में। अब ये लिक्विड एयर का क्या मतलब है, एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो ये जो लिक्विड है ये इन्हीं सारी गैसेस का मिक्सचर है लिक्विड फॉर्म में, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड आर्गन, इन तीनों का मिक्सचर है। अब जैसे ही हम इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाल के सारे प्रोसेसेस करते हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन गर्म हो जाती है, फिर आर्गन और लास्ट में ऑक्सीजन। इनका बॉइलिंग पॉइंट याद करना भी ज़रूरी है, नाइट्रोजन का 196, आर्गन का 186, ऑक्सीजन का 183। तो जो इसकी थर्ड एप्लीकेशन थी वो इक्वली इम्पॉर्टेंट थी जितना ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। ज़्यादातर इसी के बेसिस बन जाता है, हाउ टू सेपरेट द गैसेस ऑफ एयर, पूरा देते हैं 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। सेकेंड है सेपरेटिंग फनल, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी थ्योरी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप डायग्राम से ही समझ जाओगे। डायग्राम में क्या होता है, एक हमारे पास सेपरेटिंग फनल है, हमने उसमें 2 लिक्विड्स का मिक्सचर डाल दिया, एक लाइटर लिक्विड हो गया केरोसिन और हैवियर लिक्विड हो गया वाटर, ठीक है। अब केरोसिन और वाटर आपस में मिलते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते हैं। जो केरोसिन है वो हल्का है वाटर से, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। तो लाइटर लिक्विड ऊपर आ जाता है, हैवियर लिक्विड नीचे जा जाता है, मतलब केरोसिन ऊपर है और वाटर नीचे है। अब क्या होता है, यहाँ पे सेपरेटिंग फनल में एक स्टॉप कॉक होती है, ये क्या करती है, एक नल की तरह काम करती है। जैसे आप नल को खोलते हो पानी आने लगता है, जैसे ही बंद करते हो बंद हो जाता है, यही काम कर रही है यहाँ पे। जैसे ही आप इस स्टॉप कॉक को खोलोगे, ड्रॉप करके बीकर से पानी नीचे आने लगेगा, सॉरी बीकर से नहीं, सेपरेटिंग फनल से पानी बीकर में आने लगेगा। अब देखो ड्रॉप करके आ रहा है, मतलब ये जो लेवल है वाटर का ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जैसे ही वो लेवल, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, हाँ, तो जैसे ही वो वाटर का लेवल यहाँ पहुँचेगा, आप स्टॉप कॉक को बंद कर देना। फिर आप स्टॉप कॉक को बंद कर दोगे तो क्या होगा, वाटर नीचे आना बंद हो जाएगा, बस वाटर तो बचा ही नहीं, जो अब केरोसिन है वो नीचे आना बंद हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि वाटर जो है वो सारा बीकर में नीचे इकट्ठा हो गया, और जो केरोसिन है वो ऊपर सेपरेटिंग फनल में ही रह गया, और उसको हम बाद में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। एक दूसरा बीकर ले लेंगे, स्टॉप को खोलेंगे, उसमें केरोसिन इकट्ठा कर लेंगे। इससे क्या हुआ, वाटर और केरोसिन दोनों हमारे पास अलग अलग इकट्ठा हो गए। तो अब इसकी थ्योरी भी यही चीज़ है, काफ़ी सिंपल है ये तो। अब मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ सेपरेटिंग फनल। इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज़। ये किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज़, उस पर था डिफरेंट टेम्परेचर, इसमें है डिफरेंट डेंसिटीज़। ये वही है, मिक्सचर ऑफ केरोसिन वाटर को कैसे सेपरेट करें सेपरेटिंग फनल से। केरोसिन लाइटर है वाटर से तो वो ऊपर वाली लेयर बनाएगी, वाटर भारी है तो वो नीचे वाली लेयर बनाएगा। जैसे ही हम स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, वाटर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आने लगेगा। जैसे ही वाटर ख़त्म होगा, हम स्टॉप कॉक को रोटेट करके क्लोज कर देंगे। इससे क्या हुआ, वाटर हमारे पास अलग हो गया और केरोसिन
अलग हो गया। इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ या तो पहले फर्स्ट चैप्टर कराऊँ और फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स फिर सारे एक्स्ट्रा जो भी होंगे वो सारे एक साथ करा दूँगा। बाकी आप क्या चाहते हो, आप मेरे को कमेंट्स बता सकते हो कि पहले मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊँ या पहले चैप्टर 1 कराऊँ।